आईपीसी में सेक्शन 354 और सेक्शन 509 में गवर्न होती थी। कहाँ गवर्न होती थी? 354 और 509। आईपीसी में उस वक्त 1860 में आईपीसी बनी, हमारी भारतीय दंड संहिता बनी। उस वक्त जितने दिमाग में अपराध आ सकते थे व्यक्तियों के, उतने सब उन्होंने लिखे। कानून निर्माताओं ने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, फ्यूचर प्रेजेंट जो भी उनको देख के लगा कि इस प्रकृति के अपराध हो सकते हैं, वो सारे ही एक ही जगह समाहित करके जनरल पिनल कोड या इंडियन पिनल कोड हम बोलते हैं उसमें रख दिए। ये जितने भी बाद में एक्ट बने हैं, चाहे एनआई है, चाहे एनडीपीएस है, चाहे आर्म्स है, ये बाद की उत्पत्ति है हमारे लोगों की। वो अपराध हमने नए नए बनाए और उसी को रोकने के लिए नए नए कानून भी बनाए गए। ठीक है। शुरुआती तौर पे जितने भी अपराध बनते थे उनके समझ में 1860 में, आज से इतने वर्ष पहले, है ना, 175 वर्ष के आसपास हो गए होंगे, इतने साल पहले कानून बने, तो उनके सोच में जितने अपराध आते थे सब नहीं। उनको महिलाओं के प्रति 3 कैटेगरी के अपराध मिले। एक तो मिला बिना छुए। कैसा अपराध? बिना छुए। महिलाओं को बिना छुए अपराध कर सकते हो। एक छू के, छुआ है पर छूने के अलावा ज्यादा कर। और तीसरा 376 जो डिफाइन 375 में है, पर पनिशमेंट का है 370, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करके है, प्रवेशन कारित करके। 3 कैटेगरी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जो भी बोलिए, तीनों ही अपराध है। ऊपर नीचे ऐसे बोल रहा हूँ ग्रीवियसनेस के हिसाब से, है ना। सबसे पहले बिना छुए। बिना छुए कैसे अपराध होता है सर? महिलाओं के, ये सभी सेक्सुअल नेचर के ही, ध्यान रखें। तीनों ही कैसे नेचर के हैं? सेक्सुअल नेचर के। बिना छुए मतलब क्या कहना? टॉन्ट कसना, बातें बोलना, कसीदे मारना, हाँ, ईव टीजिंग जिसे आप बोलते हैं, वो मेरे को घूर रहा था, गलत तरीके से देख रहा था, गलत नजरों से देख रहा था। और महिलाओं का अलग ही स्कैनर है, पता भी लग जाता है 2 मिनट के अंदर कि हाँ भाई साहब ये गलत तरीके से। तो कोई ये सोचता है पता नहीं लग रहा तो ये बेवकूफ़ है। तो सबसे पहला काम बिना छुए, यानी सिर्फ आप गलत तरीके से देख रहे हो, गलत टिक्का टिप्पणियाँ कर रहे हो, या गलत नज़रों के साथ आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, या गलत स्टेटमेंट दे रहे हो उसको, है ना, कुछ भी गलत मुंह से आप अपना वर्ड निकाल रहे हो, कुछ भी इशारा कर रहे हो। इशारे में छुआ जाता है क्या? बोलने में छुआ जाता है क्या? कुछ गलत चीज़ दिखा रहे हो, छुआ जाता है क्या? अश्लील कोई वस्तु दिखा रहे हो। ये सारे अपराध कहाँ गवर्न किए गए? 500। शुरुआत में जब आईपीसी बना तो इसकी सज़ा भी कम ही थी। साधारणतः इतना इसे टफ या हार्ड नहीं रखा गया, सज़ा कम ही थी, 1 साल तक की थी। अब मेरे ख्याल से 3 वर्ष तक की कर दी गई है ना, अमेंडमेंट। फिर दूसरा क्या आता है? 354। ये क्या है? छू के, टच कर रहा है वो आपको, है कहीं भी गलत टच शरीर पे कहीं भी टच, किस नेचर से, किस इंटेंट से? सेक्सुअल इंटेंट से। वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो कंधे पे हाथ रखना भी हो सकता है। जैसा अभी बात चल रही है ना, जो आपके बृजभूषण शरण सिंह वाले केस के अंदर की, वो महिलाओं से कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाते हैं वगैरह वगैरह। अगर आपका विचार होगा तो हम उस पर भी डिटेल में बात कर सकते हैं। ये क्या है? छू के, कहीं भी टच करना, सेक्सुअली आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पे टच करना, या शरीर के किसी भी अंग पे टच करना। किस लिए? इंटेंट क्या है? सेक्सुअल इंटेंट। वो सभी कहाँ गवर्न होते थे? 304। इसकी भी सज़ा कम थी, ये भी अब बढ़ा दी गई है। अब शायद 5 वर्ष तक की ये सज़ा आपको मिल सकती है। क्लियर? तीसरा आता था सबसे लॉ के अंदर बिना छुए, फिर छुआ है, और तीसरा आता था प्रवेशन, यानी इंटरकोर्स करना। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, आइदर पेनिस और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और एनी अदर ऑब्जेक्ट, आप क्या कर रहे हो? इंटरकोर्स कर रहे हो। वो कहाँ गवर्न होता था? 376। इसके संबंध में अभी भी यही प्रावधान है। इस एक्ट के अंदर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ऑफिस के अंदर किसी महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है विदाउट हर कंसेंट, तो ये तो अभी भी क्या है?
376 ही है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ इसका कोई विचार नहीं। बात आती है वापस कहाँ पे, सिर्फ इतने में 354 और 509। ये सेक्शंस डिटेलिंग नहीं बता पाए, इनको पढ़ोगे तो भी यही लगेगा, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, हमला एवं आपराधिक बल किस आशय से, किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से। और ये क्या है, अटरिंग वर्ड्स, जेस्चर्स, कुछ बोलना या कुछ अंग विक्षेप करना, किस आशय से, महिला के वही लज्जा भंग करने से। ये डिटेलिंग नहीं कर पाए बिल्कुल भी अपराधों, इसलिए इतने वर्षों तक 2013 से पहले क्या सेक्सुअल हरेसमेंट होते नहीं थे, होते थे। गवर्न काहे से होते थे, या तो छुआ है तो 354 में, और नहीं छुआ तो बिना छुए हैं, सेक्सुअल नेचर का है तो 509। यही वर्षों वर्षों से चलता आ रहा था। क्लियर। यहाँ बात क्या हुई, अभी भी यही धाराएं लगती है, ये हट थोड़ी गई। अभी भी किसी के साथ क्या होगा, बिना छुए कोई सेक्सुअल इंटेंट से कोई अपराध होगा तो 509, और छू के होगा तो हमें क्या, सभी को यही लगेगा जब एक्ट का नाम पढ़ेंगे कि ये एक्ट क्या कर रहा है, अगर महिलाओं के साथ ऑफिस में सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है तो उनकी सजा उनमें तो नॉर्मल होगी, इसमें खूब सारी दे दी होगी। यही दिमाग काम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एक्ट का काम सजा दे के रोकना नहीं है, सजा के पहले से पर्याप्त प्रावधान है। अगर सजा से ही लोग रुकते तो रेप नहीं होते। रेप में मर्डर तक के प्रावधान है। बड़े बड़े लोग स्टेज पे या माइक पे या टीवी पे खड़े होकर बोल तो देते हैं कि रेप में फांसी की प्रावधान होना चाहिए। है भाई, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? गैंग रेप में होना चाहिए, बच्चों के साथ होना चाहिए। ये जितने सीरियस काइंड्स ऑफ रेप हैं उन सब के अंदर हमने कर रखा है। जिनमें नहीं था उनमें भी हमने एडिशन करके, अमेंडमेंट करके उनमें भी डेथ की पनिशमेंट दे दी। पर डेथ पनिशमेंट से अपराध रुकने वाले हैं, तो क्या करें? इसके लिए इंटरनेशनली मैं कई बार बोलता हूँ कि कुछ, जब भी आप देखो कि कोई भारत में एक्ट लगा है जिसमें बच्चों के लिए या डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लिए या महिलाओं के लिए कोई स्पेशल कानून है ना, तो ये 100% सोच लेना ये भारत के पार्लियामेंट ने तो नहीं, ये बाहर से फोर्स आया है बनाने का कानून। क्योंकि हमारे लोग इतना सोचते नहीं। 100% उस पर कौन सा फोर्स काम करेगा? बाहर। कोई भी एक्ट आप उठा के देखो जिसमें स्पेशल प्रावधान है, जो चीज़ पूरे वर्ल्ड में होती है वैसे प्रावधान, जो स्पेशल प्रावधान है और महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लिए, तो 100% उस एक्ट का जो रीज़न रहा होगा वो इंटरनेशनल, हमने कोई ट्रीटी की होगी, कोई कन्वेंशन में भाग लिया होगा, कहीं हमने साइन कर दिए होंगे कि हम ऐसा कानून बनाएंगे, इसलिए बनाना पड़ा। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, हम वहाँ भारत भाग लेता है और वहाँ पे जो कन्वेंशन साइन होते हैं कि अभी एक कन्वेंशन इस एक्ट के पीछे भी काम करता है कि महिलाएं कैसे अपने कार्यस्थल पर सही से काम कर सकें, उन्हें राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी मिले, वो घर से बाहर निकल सकें, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, उसके लिए कन्वेंशन हुआ, उस पर भी भारत ने साइन किए हैं। अगर आप इसका प्रियम्बल खोल के देखोगे तो उसमें रीजन लिखा मिलेगा आपको कि उस कन्वेंशन पे साइन किए, इसके चक्कर में हमें क्या बनाना पड़ा, ये कानून बनाना। भारत में इस कन्वेंशन के अलावा एक और कारण है जो बैरेक्ट में नहीं लिखा हुआ, जिसके कारण ये एक्ट बना। बात करें उसके बारे में। लगभग एग्जैक्ट तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लगभग 1990 के करीब, 1990 के करीब। देखो हमारे पास, मैंने कहा सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए पहले से 354, 509 है, और मैंने ये भी कहा इस एक्ट में कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया। तो फिर इस एक्ट का मतलब क्या है वो समझ आएगा आपको कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो। 1990 के करीब राजस्थान सरकार द्वारा एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, रूरल वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहीं पे आपको वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से जाना दिखेगा और कहीं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से दिखेगा, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ग्राम विकास कार्यक्रम मान लो या महिला विकास कार्यक्रम मान लो। क्लियर? मैंने इसको मिक्स कर दिया, रूरल वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो दोनों ही हो गए। ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम।
उसमें सरकार की तरफ से कुछ स्वयंसेवी, कुछ महिलाएं लगाई गई, कुछ लोग लगाए गए जो कि सरकार का इस संबंध में, ग्राम विकास के संबंध में कार्यक्रम में भाग लेंगे और काम करेंगे। उनमें एक महिला थी भंवरी देवी। क्या नाम था? भंवरी। राजस्थान के 2 भंवरी देवी के केस बहुत मशहूर है, एक बहुत नेगेटिव साइड में है और एक राजस्थान को, हालांकि है तो ये भी नेगेटिव, पर राजस्थान को क्या पूरे भारत को एक अच्छा एक्ट दे गया, ठीक है। वो दूसरी भंवरी देवी ये थी। इस वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में उस वक्त कुछ टेन्योर के लिए चलता है ना, अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, अभी हम ये करेंगे, अभी ये हम करेंगे। तो ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट क्या चल रहा था उस वक्त? प्रोग्राम चल रहा है, ये वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या चल रहा था उस वक्त? एक पखवाड़ा चल रहा था कि अभी हम चाइल्ड मैरिज के खिलाफ गांव वालों को क्या करेंगे, जैसे चलता है ना, कभी मलेरिया के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं, कभी एड्स के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं, कभी पोलियो की खुराक के लिए, कभी टीबी के लिए। तो वैसे ही उस वक्त क्या पखवाड़ा चल रहा था उस वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कि हम चाइल्ड मैरिज को कैसे रोकें। उसी समय जहाँ ये मैडम कार्यरत थी, भंवरी देवी ग्रामीण महिला थी, वहाँ पे एक कम्युनिटी के अंदर चाइल्ड मैरिज हो रही थी छोटे बच्चे की। कहीं 1 साल लिखा है, कहीं 3 साल लिखा है, अपने को तो इतना पता है कि वो क्या हो रही थी, 2-3 साल का बच्चा होगा, चाइल्ड मैरिज हो रही थी। तो मैडम तो काम तो क्या लगे हुए कि चाइल्ड मैरिज रोकें, लोगों को क्या दें, सुझाव दें कि चाइल्ड मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए। और यहाँ उल्टा काम हो रहा था क्या कि वहीं उनके ही गांव में जहाँ वो अपॉइंटेड है वहीं पे क्या हो रही, चाइल्ड। मैडम ने इसका विरोध करना चाहा, गांव वालों ने चुप करा दिया। मैडम ने होशियारी करके क्या कर दी, शिकायत कर दी इसकी। एक गांव के अंदर इतना बोल्ड स्टेप लेना, गांव से हाथों हाथ निष्कासित किया जाता है। उन्होंने क्या कर दिया, उसकी शिकायत करने के तत्परांत हुआ क्या, वो चाइल्ड मैरिज तो एक बार के लिए रुक गई। एक बार मतलब जिस दिन होनी थी उसी दिन नहीं हुई, उसके दूसरे तीसरे दिन ही हो गई, क्योंकि हाथों हाथ क्या आ गई, पुलिस आ गई, वो ठीक है, हाथों हाथ तो एक्शन लेना पड़ता है। एक बार के लिए चाइल्ड मैरिज तो रुक गई, परंतु उसका परिणाम ये हुआ कि उस महिला को, उसके परिवार को गांव वालों ने सामाजिक सोशल बॉयकॉट जिसे बोलते हैं, एक SC/ST एक्ट में भी आप पढ़ोगे इकोनॉमिकल बॉयकॉट और सोशल बॉयकॉट। तो दलित वर्ग के साथ ये हमेशा से हुआ करता था सोशल बॉयकॉट। ये भी महिला दलित वर्ग की थी, इसे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये किसी के साथ भी होता तो सेम इफेक्ट रहता। तो इनका क्या किया गया, सोशल बॉयकॉट, पूरे परिवार समाज से बाहर कर दिया गया, गांव से ऐसे ट्रीट कर। और मौका पड़ते ही गांव के 5 लोगों ने इनके साथ गैंग रेप भी किया, बदला लेने के लिए, क्योंकि खार खा के बैठ गए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। और हमें महिलाओं की स्थिति तो हमारे हम आसपास देखते ही हैं, अभी भी इतना कोई वो नहीं है कि वो बोल्ड स्टेप ले पाए या सामने बोल पाए। तो एक दलित महिला समाज के संपन्न किसी वर्ग के खिलाफ जाकर इतना बोल्ड स्टेप लिया, उनकी शादी रुकवा दी, इस बात को वो लोग ले गए ईगो पे। और इन्होंने उस ईगो को सेटिस्फाई करने का पता नहीं ये क्या तरीका है महिलाओं पे, ये कुछ नहीं, ये खुद की मेंटल डिफेक्ट है, इसको नाम देते हैं कि हमने बदला लिया है, कुछ भी नहीं था। उन 5 लोगों ने, गांव के 5 लोगों ने उस महिला के साथ क्या किया, गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। मैडम पहुंची इसके विरुद्ध कहाँ पे, थाने ही जाएंगी, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के अंदर उनकी कोई सुनवाई नहीं की, उल्टे की उन्हीं को ही डरा धमका के भगा दिया। क्योंकि पुलिस स्टेशन आज भी हम जानते हैं क्या हालात हैं, तो उस समय तो आप सोच ही सकते हैं, और वो भी गाँवों में। गांव के अंदर पुलिस स्टेशन या आसपास के पुलिस स्टेशन का अर्थ है कि उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों से बना के चलना पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी अंग हो, आपको लोगों से बना के तो रखनी पड़े। अब ऐसा थोड़ी है कि आर्मी अगर J&K में डिप्लॉयड है तो वो वहाँ के लोगों के साथ गलत व्यवहार करेगी, वहाँ कैसे भी लोग बना के तो चलना ही पड़ता है। और पुलिस के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। इन्होंने क्या किया, ना तो कोई FIR लिखी ना कुछ और उल्टे की उन्हीं को ही डरा धमका के भगा दिया। मुश्किल से कुछ प्रयास करने के बाद इनका केस मुश्किल से पहुंचा लोअर कोर्ट के पास।
लोअर कोर्ट ने उन सभी 5 अभियुक्त को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ये ऊपर भी गई अपील वगैरह में भी, ऊपर भी रिजल्ट क्या रहा, 5 लोगों को क्या कर दिया गया, एक्विट कर दिया। यहां दिक्कत तो क्या दिख रही है, रेप की, और हम क्या बात कर रहे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये बात धीरे धीरे कि एक महिला थी, वो अपने काम के दौरान अपना काम कर रही थी, उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने किसी से बदला थोड़ी लिया, उसने तो अपना काम किया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट वो लगी हुई थी। कि एक महिला जब अपना काम कर रही है, काम के दौरान उसके साथ छोटी मोटी हरकत तो छोड़ो, उसके साथ क्या हो गया, गैंग रेप हो गया, और इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो लोगों के मन में धीरे धीरे ये भावना उठनी पड़ी, जो सोशल वर्कर थे, जो बड़े बड़े लॉयर्स थे, ये तो बहुत ही गलत है। ये बात जब उठी बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो उन लोगों ने मिलके, एक एनजीओ था, उस एनजीओ के प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हुए उसके जरिए एक PIL दायर की सीधी सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसमें इस केस का जिक्र करते हुए, ये ऐसे हजारों केसेस, ये तो एक बड़ा उसके पीछे ग्राउंड था इस केस को, मतलब वो PIL दर्ज कराने के पीछे जो एक होता है ना, आग जो जली पीछे, वो यही थी। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस के रिकॉर्ड लेके गए और कहे कि ये एक नहीं है, चलो रेप अलग चीज़ हो गई, ऐसे कितने ही केस है कि महिलाएं अपने काम के लिए जाती है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कह रहे हैं महिलाओं को आप रोजगार दो, एक तरफ कह रहे हैं महिलाओं को कंधे से कंधा मिटा के चलो, और जब वह काम करने जाती है तो उनके लिए काम करना, अपने काम के लिए किसी को रेप से गुजरना पड़े। सोच के देखिए क्या हुआ है ये। तो उन लोगों ने मिलके PIL दर्ज की, नाम था विशाखा, प्लेटफॉर्म जिसका यूज किया उसका नाम क्या था, विशाखा। केस दर्ज हुआ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार के विरुद्ध दर्ज। उस PIL में कोर्ट के समक्ष एक पर्सन उठा जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, बाकी सभी वो 5 को सजा देनी नहीं देनी वो सब अलग चीजें हो गई। यहाँ एक बड़ा पर्सन एक उठा, इस प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य एक महिला को कोई रिलीफ दिलवाना नहीं था, सिर्फ भंवरी देवी को रिलीफ दिलाए ये इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था कि हर प्रकार की महिला जो कि वर्क प्लेस पे जाए, काम करने जाए, उसको कुछ तो राइट हो अपने लिए कि वो आराम से जी पाए, अपना काम कर पाए। इन्होंने कहा कि सर कोई महिला जो काम पे जाती है उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे भारत के अंदर क्या प्रावधान है, क्या करोगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि आपको क्या बनाना चाहिए, इसके संबंध में भी एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के आर्टिकल 14, 15, 19, 1 का G जो है ना, ट्रेड बिजनेस, आपका FR है ना, आप कर सकते हो। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सेक्स के आधार पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। फिर 19(1)G क्या है, सभी व्यक्तियों को बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन करने का पूर्णतः अधिकार है, उस अधिकार में भी खलल। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें सभी आता है, वो काम स्वतंत्र रूप से लिबर्टी से नहीं कर पाती महिला। क्या वुमेन्स के लिए क्या प्रावधान है जो वर्क प्लेस पे जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में गाइडलाइन निकाली, उसी को क्या बोलते हैं हम, विशाखा गाइडलाइन। क्या बोलते हैं, गाइडलाइन। ये केस का ईयर लिख लो, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, 1997। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी महिलाएं जो अपने काम पे जा रही है, काम के दौरान उनके साथ कुछ भी हो रहा है, कार्यस्थल पे कोई भी सेक्सुअल नेचर का उनके साथ हरेसमेंट हो रहा है, उसके संबंध में कुछ गाइडलाइंस निकाली। पहले तो उन्होंने बताया, इस वर्ड को एलिब्रेट किया, व्हाट इज सेक्सुअल हरेसमेंट। इससे पहले ये वर्ड कभी किसी ने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। आप कहते हैं कि सर IPC में 354A प्रावधान है, वो भी 2013 में ही जुड़ा हुआ है। IPC में है ना 354A सेक्सुअल हरेसमेंट का पनिशमेंट, 354A के अंदर है सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन भी और पनिशमेंट। उस सुप्रीम कोर्ट ने इस विशाखा केस में ही बताया सेक्सुअल हरेसमेंट होता क्या।
इन्होंने मोटा मोटी इन्होंने हालांकि काफ़ी वाइडर इंटरप्रेट किया, जिसे धीरे धीरे एक्ट में या हमने जब कोडिफाइड किया तो थोड़ा कम कर दिया। अभी हमारे के पास जो इंटरप्रिटेशन है इसका सेक्सुअल हरेसमेंट का, वो पहला तो है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस, मतलब शारीरिक संपर्क एवं अग्रक्रिया। फिजिकली किसी को भी टच करना, है ना, कांटेक्ट हो गया ना, फिजिकल कांटेक्ट हो गया, आप किसी भी प्रकार से टच हो रहे हैं। आपने ये हम बोलते नहीं है, सच बताऊं तो लगभग अगर कोई काम पे महिलाएं जा रही है तो इतने लोगों ने ये फेस किया है, बोले भले ही नहीं। और अगर आम जीवन में बात करें तो फिर ये रेशियो पूरा आता है। अगर वर्क प्लेस की बात नहीं करें तो कोई महिला चला के ये नहीं कह सकती कि मैंने कभी ये फेस नहीं किया। अब ऐसी जगह, ऐसे केस इतने वर्ष हो गए, सब देखा हुआ है कि मान लो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में भीड़ है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ भी वो कई आदमी इसी टारगेट से हैं कि हाँ ऐसा अपन भीड़ के अंदर निकलते निकलते टच कर जाए, कुछ गलत तरीके से टच कर जाए। और ऑफिसेज में या वर्क प्लेस पे जो हालात हैं महिलाओं के, अगर कोई महिला इस प्रकार से सेक्सुअली फेवर छोटा भी किसी भी प्रकार का नहीं कर रही है तो उसका वहाँ जीना बहुत मुश्किल है। ये आप जाने या नहीं जाने, जाने अनजाने में जो आप झूठी मूठी हंस के बात भी कर रहे हैं, झूठा हंसना पड़ रहा है, क्यों? ये आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट नहीं गया क्या? मैं क्यों हंसूं झूठा? मेरा अवसर है, मेरे को नहीं पसंद, पर मेरे को क्या करना पड़ रहा है? ये भी तो क्या है, हंस के बात करनी पड़ रही। वो कभी कभार और बेटा कैसे ऐसे टच कर देते हैं तो भी सहन करना पड़ रहा है। ये घुमा फिरा के है तो क्या वही तो है। अभी तो धीरे धीरे माहौल क्या हो गया, लोगों ने इसे एडजस्ट कर लिया। महिलाएं मोस्टली तो एडजस्ट हो गई। छोटी मोटी ये जो होते हैं ना, ईव टीजिंग हो गई या छोटा मोटा ऐसे टच हो गया क्या, और कैसे ऐसे मामूली सा टच हो गया, तो ये महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं ने इसे, या कुछ टीका टिप्पणियाँ हो गई या नॉनवेज बातें हो गई, तो महिलाएं आजकल सुन के इग्नोर करने लग गई कि उन्होंने डेली रूटीन का उसे भाग बना लिया। नहीं तो कोई महिला बैठी है, अपना काम कर रही है, उस वक्त दो आदमी बात कर रहे हैं और किसी प्रकार का सेक्सुअल नेचर का कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस महिला को दिक्कत हो रही है नहीं हो रही वहाँ बैठ के काम करने? ये भी तो सेक्सुअल हरेसमेंट है। पर बोलना बंद कर दिया है और इसे सहन करना चालू। इसके पीछे भी बात करेंगे, ऐसा क्यों। चलो पहले बात करते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन क्या दी गई। पहला, फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट तो जानते ही हैं। एंड एडवांसेस, ये क्या होता है? अग्र क्रियाएं करना, हिंदी में नहीं। आपने सुना क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, सुना? क्या है वो? एडवांस है, आपको वो इंडिकेशन दे रहा है, वो आपको आगे पीछे, या जैसे आप बैठे हो, मैडम कॉफ़ी, आप काम कर रहे हो, आप अपने को एज्यूम करो इस पूरे एक्ट के दौरान कि आप ऑफिस में काम करते हो। आप भी हाथों हाथ महिलाएं बन सकते हो एज्यूमशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मना नहीं है ना। एक दिन बन जाओ। मैडम कॉफ़ी लोगे? क्यों भाई, 10 आदमी बैठे हैं, तूने किसी को तो नहीं पूछा? जबरदस्ती कोई बात कर रहे हो, अरे यार मैं तो भूल ही गई बच्चे को लाना, तो मैं ले आऊं? क्यों ले आए भाई तुम? कितनी पंचायत। देखो ऐसा नहीं है कि 100% ही इसी उद्देश्य से होते होंगे ये काम, कुछ भले लोग भी होंगे, हालांकि उनका परसेंटेज बहुत कम है, ना के बराबर। ये जरूर ध्यान रखना, कोई किसी भी प्रकार से आपके लिए अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे 100% नहीं तो 98% तो क्या है, बैड इंटेंशन ही है। इस बात को जानिए। जबरदस्ती क्यों किसको पड़ा है? 100 लोग हैं, आपके लिए क्यों भाई? ये कोई बात नहीं मैडम, आपका काम मैं कर दूंगा, आप आराम से जाओ। क्यों?
अगर क्रियाएं करना, किस इंटेंशन क्या होना चाहिए, और ये अनवेलकम होना चाहिए। महिला खुद चाहती है ऐसा हो तो फिर तो भले ही कुछ भी हो, फिर तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो तो वो अपराध नहीं। हर चीज़ के पीछे कारण क्या है, चाहे फिजिकल कांटेक्ट हो, चाहे जो हम पढ़ रहे हैं एडवांसेज हो, चाहे कुछ भी हो, वो अनवेलकम्ड होना चाहिए, यानी आपने उसे न्योता ना दिया हो। ये जरूर ध्यान रखना। आप चाहते नहीं हो ऐसा कि वो बार बार आए और पूछे ये मैडम कॉफ़ी क्या, आप तंग हो रखे हो कि वो बार बार क्यों आता है, क्यों पूछता है, मैडम यहाँ बैठ जाऊँ क्या, मैडम आप फ्री हो क्या, ये बताना तो ये कैसे होता है, ज़बरदस्ती। ये सभी क्या है, इतना डिटेल में सोच नहीं रहे। हर वो काम जो आपको तंग कर रहा है, एक सेकंड भी आपको ऐसा लग रहा है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं नहीं चाहता, सभी के साथ होता है। अरे भाई, कोई दोस्त आपको दिन में 4 बार फ़ोन कर रहा है तो भी लग रहा है ना क्यों कर रहा है, फालतू के अंदर तंग क्यों कर रहा है। अगर वो ऑफिस के अंदर सेक्सुअल नेचर में कोई ऑफिसर कर रहा है, या कोई सबऑर्डिनेट कर रहा है, या कोई कलीग कर रहा है, तो वो सभी सेक्सुअल हरेसमेंट है। दूसरा, सेक्सुअल फेवर मांगना। क्या मांगना, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल फेवर मांगना। कोई खुद से ही बोल दे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, ये तो आप समझते ही हो सेक्सुअल फेवर मांगना क्या होता है, इसको तो डिटेल में जानेंगे। हालांकि कोई मेरे को ऐसा नहीं है बोलने में, कोई तकलीफ नहीं है, अपन लॉ के स्टूडेंट है, हर तरीके की बात डायरेक्टली कर सकते हैं, पर ये एक जेन्युइन बात है और आप सब समझ ही गए। किसी प्रकार से सेक्सुअल फेवर, आप यहाँ चलोगे क्या, वहाँ घूमने चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सारे ही क्या है। अगला, शोइंग पोर्नोग्राफी। क्या दिखाना, पोर्नोग्राफी। ये अभी वो कर दिए हैं, थोड़े कंप्रेस कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट को बहुत एक एक बात को एक्सप्लेन किया, ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट, ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट, ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट। हम अभी कंप्रेस्ड रूप बात कर रहे हैं जिसमें सब अपने आप ही आ जाता है। तो पहला, फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, शारीरिक संपर्क में अगर क्रियाएं करना अनवेलकम होनी चाहिए। दूसरा, सेक्सुअल फेवर की डिमांड ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल फेवर। तीसरा, शोइंग पोर्नोग्राफी, ऐसा कोई भी चीज़ जो कि अश्लील प्रकार का हो, उन्हें ज़बरदस्ती आप दिखा रहे हो, अनवेलकम होना चाहिए, ध्यान रखिए। चौथा, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, जो पहले 509 में आती थी ना बातें, लैंगिक प्रकृति की कोई भी टीका टिप्पणी अनवेलकम। आज तो मैडम बहुत हॉट लग रहे हो, अनवेलकम, ये ध्यान रखें। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कितना भी वाइड ले सकते हो आप। किसी भी प्रकार की ऐसी टीका टिप्पणी जो कि अनवेलकम हो और सेक्सुअल नेचर की हो। कैसी हो, सेक्सुअल नेचर सेक्सुअल है, ऐसा नहीं कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, नहीं नहीं नहीं, सेक्सुअल नेचर की कोई भी टीका टिप्पणी, और वो भी अनवेलकम, गलत तरीके से। और लास्ट इन्होंने जो ये जो आईपीसी में तो नहीं है पर इस एक्ट में जोड़ रखा है, एनी अदर फिजिकल एक्ट, वर्बल एक्ट, नॉन वर्बल एक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। कुछ भी बच गया जो भी आपके दिमाग में आता हो, उसका आसपास डोलना, उसका देखना, उसका फ़ोन करना ज़बरदस्ती, उसका मैसेजेस करना ज़बरदस्ती, आप सोच लीजिए आपके साथ बहुत चीज़ें इनमें से हो रखी है। सर मैं तो कभी ऑफिस गई नहीं, ऑफिस की बात ही नहीं है, बात हम सेक्सुअल हरेसमेंट की कर रहे हैं। आप फैमिली में रहे हैं, ऐसा नहीं सर फैमिली की बात नहीं, फैमिली भी आजकल ख़त्म है, काका बाबा इन्हें बिने सब रिश्ते तो सारे तार हो रखे हैं। देन आफ्टर आप स्कूल्स में गए, आप कॉलेजेस में गए, टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, आप घर से बाहर भी निकले हो, रास्ते में भी हज़ारों लोग मिले और कहीं ना कहीं ये फेस किया है। इनमें से कुछ एक हमने 5 चीज़ें बात की। पहला, फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस,
दूसरा सेक्सुअल फेवर मांग, तीसरा शोइंग पोर्नोग्राफ, चौथा मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, और पांचवे में जो बच गया सब आ गया। एनी फिजिकल एक्ट, एनी वर्बल बोल के या बिना बोले भी, यानी इशारों से या कैसे भी, सेक्सुअल नेचर का कोई भी कंडक्ट, ये भी कहाँ गया? सेक्सुअल हरेसमेंट। ये इन्होंने डेफिनेशन दी। और इन्होंने क्या किया सर सुप्रीम कोर्ट? इन्होंने कहा इसे रोका कैसे जाए वर्क प्लेस में। क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ काम के दौरान होने वाले को ही रोकना चाहता था, बाकी सेक्सुअल हरेसमेंट हो ये चाहता था क्या? सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि भाई इसको रोकने के लिए या इसके लिए सजा अगर करते हो तो सजा के प्रावधान तो है, हमें क्या बनाना है? एक प्रिवेंटिव कानून बनाना है। क्या बनाना है? प्रिवेंटिव कानून। दो प्रकार के, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। समझ रहे हैं बात को? प्रिवेंटिव मतलब जो अपराध होने से रोके, अपराध को कम करे, अपराध को किसी ना किसी तरीके से दबाए कि हाँ भाई साहब ऐसे अपराध ना हो, उसकी रोकथाम में सहायता करे, प्रिवेंशन करे। से लिखा है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। दिख रहा है? मैंने नाम चेंज करके लिखा है ताकि आपको समझ आए। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, मैंने ये लिखा है, जबकि एक्चुअल नाम इन्होंने क्या लिखा है? सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, फिर ब्रैकेट में लिखा है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल है। क्योंकि बच्चे ब्रैकेट वाला लिखते नहीं है तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि एक्ट किस लिए है? सेक्सुअल हरेसमेंट करने के लिए। इसलिए मैंने क्या लिखा? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, रोकने के लिए। ये कैसा लॉ है? लिखा है ना ब्रैकेट में प्रिवेंटिव, हिंदी वाले निवारणात्मक विधि है ये, दंडात्मक विधि है क्या? दंड देने के लिए कानून नहीं बना है, दंड के लिए तो प्रावधान है। बिना छुए करेगा तो 509, छू के करेगा तो 354 पहले से है, फिर बाद में हमने 354 है स्पेशली सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए जोड़ दे। अगर आप किसी को, महिला को नग्न अवस्था में गवाते हो 354 भी, अगर आप किसी महिला को देखते हो ऐसी अवस्थाओं में जो वो सोचती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, 354 सी, और अगर स्टॉकिंग कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, 354 डी। तो कानून में सजा के प्रावधान तो है, इस एक्ट का बिल्कुल भी मकसद सजा देना नहीं है। ये बात समझ के पढ़ोगे तो आएगा समझ, नहीं तो रटते रहो सेक्शन 1 ये है, 2 ये है, 3 है, कोई सेंस नहीं है। हमें समझना है कारण क्या था। कारण क्या था? पहले एक क्या लगी? PIL वालों ने कहा कि काम करने के दौरान महिलाओं के साथ ये गलत व्यवहार होता है, इसके संबंध में आपका क्या स्टैंड है सर? तो उन्होंने क्या दी? गाइडलाइंस दी। गाइडलाइन में पहली चीज सेक्सुअल हरेसमेंट होता क्या, फिर इसे रोकें कैसे? रोकें कैसे? प्रिवेंटिव ही बात कर रहे हैं हम। कर होने के बाद तो क्या हो जाएगी? सजा हो जाएगी। रोकना कैसे है पहले तो ये बात करो। रोकने में काम क्या करता है? डर। आपने CRPC में प्रिवेंटिव सेक्शंस पढ़े होंगे, चैप्टर 8, 9, 10, 11 पढ़े हैं। सिक्योरिटी ले लेते हैं, सिक्योरिटी जमा करा लेंगे, अगर अपराध किया तो ये पैसा डूब जाएगा, डर। वैसे ही यहाँ भी डर। इन्होंने कहा हर एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर को, ये वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, काम वाली जगह पे जहाँ काम होता हो किसी प्रकार का काम, हर एम्प्लॉयर को कुछ अपने यहाँ पे जो दृश्यमान स्थान है जहाँ पे सब चीज़ें दिखती हो, कॉन्स्पिशियस प्लेस जिसे बोलते हैं, आसानी से देखा जा सके, वहाँ पे कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ बातें लिखनी। ये यहाँ पे ये चीज़ें मना है, ये नहीं करना, ये करने पे ये होगा, ये IPC में दंडनीय है, ये सब बातें बतानी है। जागरूक करना है महिलाओं को। साथ ही साथ उन्होंने बोला हर ऑफिस में एक कमेटी होनी चाहिए। डब्बा भी होता है। हाँ, शिकायत पत्र हर ऑफिस में क्या होनी चाहिए? ऑफिस का मतलब ये नहीं है कार्यालय में। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ 10, 15, 20 लोग काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, यानी 10 से ज़्यादा लोग वर्कर हैं, तो वहाँ भी क्या होनी चाहिए? आपने आज तक कहाँ देखी जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो? देखी खुद ने। फैक्ट्री है, क्यों? कॉलेज में नहीं पढ़े क्या आप? कॉलेज में 10 लोग नहीं थे क्या? नहीं थे। 10 मास्टर नहीं थे? स्कूल में नहीं पढ़े तो
ये नहीं देखा, नहीं देखोगे। देखोगे कहाँ? जो अभी वो मुद्दा चल रहा है रेसलिंग फेडरेशन वाला, वहीं पे ही नहीं है, तो यहाँ कहाँ से होगी? इन्होंने कहा हर ऐसी जगह पे जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इंटरनल मतलब उनकी खुद की आंतरिक कंप्लेंट की समिति होनी चाहिए कि कोई भी महिला को अगर दिक्कत है तो कहाँ शिकायत करे, किसे कहे? क्योंकि दिक्कत कहाँ अराइज हो रही है? ऑफिस में। केस करेगी, सर केस ही कर दे, फिर कंप्लेंट क्यों कराए? घरवाला हत्यान ले जाइए, आजा बेटा तेरे साथ ऑफिस में ये हो रहा है, अच्छा तो अपने जाने कितनी की जरूरी है? महिलाओं को ऑफिस भेजा जा रहा है, यही बड़ी बात। शादीशुदा महिला को हस्बैंड भेज रहा है, यही बड़ी बात कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं काम करूँगी। पहली बात तो भेजना, और फिर उसे पता लग जाए घर पे कि इसके साथ वहाँ छेड़खानी हुई, वो छोड़ेगा क्या वहाँ आपको? पहला स्टेटमेंट सामने वाले को कुछ कहे नहीं कहे पता नहीं, पहला स्टेटमेंट आपने घरे बैठो चूल्हा चौका संभालो, फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारे भारत में। मैं हूं, मैं कमा लूंगा, तेरे को कमाने की कोई जरूरत है, चाहे शादीशुदा हो चाहे नहीं हो, दोनों ही संबंध में यही पहली बात तो घर से निकलो, निकलने के बाद अगर ऐसा कुछ हो तो। इसीलिए ये एक्ट भी इतना काम नहीं कर पा रहा कि कोई ऑफिस में भी कंप्लेंट करे तो घूम फिर के बात तो घर पे, और वो क्या करेंगे? आजा बेटा। इसलिए महिलाएं चुपचाप सहन ही करती रहती है, और ये सहन की स्थिति का लोग इतना फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी आदमी पता लग जाए कि नहीं ये घर पे नहीं बता रही, इसको जॉब की ज़रूरत है, तो इतना फ़ायदा उठाते हैं जिसकी आपको कोई लिमिट अंदाज़ा ही नहीं है। क्या बनाओ? कमेटी बनाओ, कंप्लेंट, वहाँ शिकायत होगी, उस पर डिटेल में बात करेंगे कैसी हो। जो ऑफिसेज नहीं हैं या जहाँ से 10 से कम लोग काम करते हैं, उसके लिए हर जिले में एक कमेटी होनी चाहिए, लोकल कंप्लेंट कमेटी। उसे क्या बोलेंगे? लोकल कंप्लेंट। रूल ड्यूटीज़ बताइए एम्प्लॉयर की, वो जागरूक करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। अपने सर्विस रूल जो होता है ना नौकरी का, उसमें इसके बारे में प्रावधान करेगा कि कोई अगर ऑफिस में सेक्सुअल नेचर का कोई कंडक्ट करता है तो उस पर इतना फाइन लगेगा, ये कार्रवाई होगी। उस महिला को सपोर्ट करेगा कि वो FIR दर्ज करा सके, सब करा सके। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताई। अगर पाया जाता है उस कंप्लेंट कमेटी द्वारा कि इसने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सर्विस रूल में जो भी नौकरी सेवा नियम होते हैं ना, मैं अगर किसी की नौकरी लगता हूँ ना तो कुछ शर्तों पे लगता हूँ। उन शर्तों में ये प्रावधान होता है कि भाई अगर सेक्सुअल हरेसमेंट का दोषी हुआ तो मेरे साथ क्या होगा, नौकरी से निकाल देंगे कि फाइन लगेगा इतना, उस महिला को कंपनसेशन दिलाना। ये सब गाइडलाइंस किसके द्वारा दी गई? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। ये जो एक्ट आपके समक्ष बैठा है 2013 का, ये और कुछ भी नहीं, उसी सुप्रीम कोर्ट की उस केस की गाइडलाइंस मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, वही गाइडलाइंस को क्या कर दिया इन्होंने? एक्ट बना दिया। वो भी कितने सालों बाद? 16 साल बाद। कितने वर्षों बाद? वो भी बीच में 2-3 केस हुए जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र को भी और राज्यों को, कहा कि आज तक आपने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया जजमेंट आप सबको पता है, आर्टिकल 141 में क्या होता है? सभी लोगों पे विधि का रूप रखता है या नहीं रखता? सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो आर्टिकल 141 क्या कहता है? वो सभी पर विधि की, जैसे विधि बातें होती है वैसे ही बाउंड है। तो इसका कोई इफेक्ट आ नहीं रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 केस और हुए जिनके बारे में हम अगली क्लास में बात कर लें, जिनमें कहा कि आपने आज तक किया क्या है इन केसेस। हमने आपको तब गाइडलाइन दी थी हमने, और गाइडलाइन के वक्त कहा था जब तक केंद्र कानून ना बनाए तब तक के लिए ये गाइडलाइन चलेगी। और केंद्र क्या, हम क्यों कानून बनाए? फिर जब 2-3 बार फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट की, तब जाके उन्होंने 2010 के अंदर इसके संबंध में, 2007 में इसके संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी। ड्राफ्ट को यूनियन कैबिनेट में हामी भरवाना, फिर लोकसभा में पास करना, फिर एक बार फेल हो गया, फिर अमेंड हुआ, फिर वापस लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया, फिर सन 2013
22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पे हस्ताक्षर किए और 9 दिसंबर 2013 से ये भारत में लागू। 16 साल बाद ये बना है, वो भी कब, जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ, और बना भी क्या, वही चीज जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में बताया, कोई खास अंतर नहीं, कुछ चीजें इसमें स्पेशल है। पर ये एक्ट, एक बात समझ आई, पनिशमेंट का प्रावधान तो नहीं करता, तो क्या प्रावधान कर रहा है, रोके कैसे, तो जागरूक करो, इसमें ये बोला है। लास्ट के जो 10 सेक्शन पढ़ोगे आप, 21 से लेके 30 तक मिसलेनियस, उनमें सब में यही है, लोगों को जागरूक करो। 19-20 भी आप देखोगे, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर और ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो भी यही है, लोगों को जागरूक करो कि ऐसे काम ना हो, अगर हो तो क्या क्या प्रावधान है। साथ ही महिलाओं, ये रोके कैसे, रोकथाम कैसे हो, पहले तो हर जगह कॉन्स्पिशियस प्लेस में लगाया होगा, ये अपराध करोगे, यानी डर पैदा करो। दूसरा, ऐसा एटमोसफियर दो, एम्प्लॉयर को कहा कि जहाँ पे महिलाएं सेफ हो, कभी भी उनके मन में एक बार भी बात नहीं आए कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, रात को 8 बजे फ़ोन आया ऑफिस आने के लिए, कहीं कोई खतरा तो नहीं। महिलाओं को कहो कि आपका काम है ये चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँचानी है। अब महिलाएं कौन सा काम नहीं करती, ट्रक ड्राइवर भी महिलाएं हैं, ट्रेन ड्राइवर भी, लोको पायलट भी महिलाएं, सभी हैं। महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंस हो, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि मैं अपने वर्किंग के लिए कहीं भी कैसे भी जा रही हूं तो मेरे साथ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हो। और इसमें प्रावधान किए गए, आप कमेटी के पास जाते हो तो आपको बात बढ़ानी नहीं है। आपका मान लीजिए अफसर है, तो आपको कह रहा है कि मैं प्रमोशन दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, महिलाएं भी फिर आई जाती है बातों में, या आप पे वो डेट्रीमेंटल इफेक्ट रख रहा है, किसी प्रकार से आपको डिमोशन दे रहा है, आपको सुन नहीं रहा है, आपके हर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहा है, आपको इंसेंटिव नहीं दे रहा है, घूम फिर के महिलाओं को खुद को ही इसमें जाल में फंसना पड़ता है। करे क्या, अगर फेवर नहीं करेंगे, अगर हंस खेल के बात नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट क्या है, दूसरे लोग प्रमोशन पे प्रमोशन जाते जा रहे हैं और हम वहीं पड़े। उसके लिए क्या करें, अगर केस करा दिया तो पूरे जगत में बदनामी, नौकरी से और निकाल देंगे। मान लो मालिक ही है आपका, वही कर रहा है, अब बोलो। तो इसके लिए प्रावधान क्या किया गया, आपके बीच समझौता का प्रावधान किया गया। इस एक्ट को पढ़ोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, कार्रवाई से पहले एक स्टेप और है, समझौता। समझौते का मतलब क्या है, आपको दिक्कत क्या में है, आपको सजा दिलाना मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि मेरे ऑफिस के अंदर मेरे को एकदम फ्री एनवायरनमेंट मिले, कोई तंग नहीं करे, बिल्कुल भी तरीके से किसी प्रकार से सेक्सुअली हरेस ना करे, यही तो चाहिए आपको। बार बार तंग कर रहा है, आपको कह रहा है कि तेरे में दिमाग ही नहीं है, फर्जी, किस लिए, ऑब्जेक्ट पीछे क्या है, या आप किसी प्रकार का सेक्सुअल फेवर करो। ये होता है, हर ऑफिस की कहानी है सर। टीचर है, मास्टर है तो ग्रेड कम दे देते हैं, पढ़ती नहीं है तू, कोई काम की नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 2% प्रोफेसरों द्वारा ऐसा कंडक्ट किया जाता है, ग्रेड कम दे देना। और रैगिंग आप जानते ही हैं, ढाप के, ये सभी इसी सेक्सुअल हरेसमेंट की तो पार्ट है। घूम फिर के आपके ऑफिस में जीना दुश्वार हो जाता है। आपने 3 महीने काम करके एक प्रोजेक्ट बनाया, आलो, हर इंसेंटिव से पहले आपको रैंकिंग मिलती है 5 में से, आपको जो भी प्राइवेट सेक्टर में कभी काम किए हो तो उस रैंकिंग के हिसाब से 1 मिली तो आपको इंसेंटिव खूब सारा मिलेगा, 2 स्टार मिले तो थोड़ा कम, 3 स्टार 4 स्टार वो तो एवरेज, और उसके बाद तो ख़त्म ही है, कोई इंसेंटिव नहीं। तो हर बार क्या देगा, अब जिसके हाथ में है उसके हाथ की कठपुतली बन गए या नहीं आप। मेरे हाथ में आपका ट्रांसफ़र आपके घर से 300 किलोमीटर दूर फेंक दिया, अब बोलो, सोच के तो देखो, आपके हस्बैंड, आपके माता पिता, आपके जो भी थे जहाँ रहते थे उनसे अलग फेंक दिया कि यहाँ तभी बुलाऊंगा जब, क्या करें मजबूरी में।
इन सब के लिए एक उपाय बताया कि आप लड़ो मत, आप झगड़ो मत, आप केस मत करो, क्योंकि केस करना तो कहीं आप पे ही। इन्होंने कहा कि आप कंप्लेंट कराओ, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है तो उसमें, नहीं है तो लोकल कमेटी तो हर जिले में है ही। वो क्या करेगी, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, उस कंप्लेंट के साथ ही रिक्वेस्ट होगी कि मेरे को सजा नहीं दिलवानी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस ये आदमी मेरा पीछा छोड़ दे, तंग नहीं करे, मेरे को जीने दे। यही चाहती है लगभग महिलाएं। तो देखो झूठी कंप्लेंट हो तो अलग बात है, मेरे को 5 लाख मुआवजा दिलाओ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वो सब नाटक उनके हैं जिनको पैसा ही चाहिए। रियल कंप्लेनेंट या रियल जिस महिला को ग्रीवेंस है वो यही तो है कि ये साहब जीने ही नहीं दे रहा, काम ही नहीं करने दे रहा, हर काम में नुक्स निकाल रहा है, किसी प्रकार से ऑफिस में 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, बैठे और फिर आ जाता है इधर उधर घुन घुन करता। तो उसमें कॉन्सिलेशन होता है, समझौता होता है, उसको कहा जाता है कि तू इसके आसपास भटकेगा ही नहीं। फोन करके तंग करता है, रात को फोन कर देता है, ये मैडम क्या काम किया आपने, कल सुबह जल्दी आ जाना। क्या कहा जाएगा, कभी फोन करेगा ही। यही तो चाहिए असली महिला। महिला को ये थोड़ी चाहिए उसे सजा दिलाए, सजा दिला के क्या फायदा होगा, सोचिए। सजा दिला के आपको पर्सनली क्या फायदा होने वाला है, ईगो सेटिस्फेक्शन या रिवेंज के अलावा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि वो आसपास, देखो रेप वगैरह तो हुआ ना, वो होता तो 376 उधर जाता। अभी तो वो क्या कर रहा है, आसपास मंडरा रहा है, फालतू के मैसेज कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, वो सब रुकवा दो, कंप्लेंट करवा दो, कंप्लेंट का सेट वो कॉन्सिलेशन की एप्लीकेशन लगाओ कि मैं समझौता करना चाहती हूँ कि आइंदा से मेरे को फ़ोन नहीं करे और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, या मेरे ऑफिस में नहीं रहे, किसी और में चला जाए, मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगी, ट्रांसफ़र करा ले अपना, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगी, मेरे से बातचीत नहीं करे, मेरे से किसी प्रकार डील नहीं करे, मैं कोई भी आगे से मेरे को देखते ही पलट जाए। ये सेटलमेंट बाकायदा रिटर्न में होता है, रिटर्न होके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने अगर डिसाइड किया तो एम्प्लॉयर के पास रहेगा, और अगर लोकल कमेटी ने किया तो कलेक्टर के पास जाएगा, और एग्रीव पर्सन और जिसके खिलाफ कंप्लेंट कराई उसके पास भी रहेगा। और अगर उसका वायलेशन करता है तो सजा है। अभी सजा नहीं, अभी तो केवल क्या है कि भाई ये काम मत करना, फोन मत करना इसको, तुम्हारा हाँ साहब कभी नहीं करूँगा, गलती हो गई, उसको पता लग गया ना, प्रिवेंट किया आपने। वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो आसपास मंडराता मंडराता एक समय में किसी न किसी घटना को अंजाम देता। उससे पहले उसे क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया गया, रोका गया। महिलाओं को जो वास्तव में रिलीफ चाहिए वो दिलाई जा रही है, न कि सामने वाले को सजा। ये सेम सी बात जो हमने बात की थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, याद है? स्कूल की बात नहीं, महिला को ये नहीं चाहिए कि वो अपने पति अपने सास ससुर को जेल भिजवाए, उसे चाहिए कि वो लोग उसे सही से ट्रीट करें। तो वो एक्ट उन्हें जेल भिजवाने वाला नहीं है, वो उसके साथ सही ट्रीटमेंट वाला है, उसे घर मिले, उसको बच्चे उसको मेंटेनेंस मिले, उसको प्रोटेक्शन मिले, कोई मारपीट नहीं करे, उस चीज़ का एक्ट है। वैसे ही ये एक्ट भी सेम है, ये सजा नहीं दिला रहा, ये क्या कर रहा है, सजा के तो प्रावधान है, सजा से कुछ बढ़ता तो पड़ी है उधर सजा। ये वास्तव में लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को अपनी ड्यूटीज़ बता रहा है, एम्प्लॉयर्स को कह रहा है कि भाई जो है ना, जो काम पे रखते हैं, भाई आप ध्यान रखा करो, अपने एम्प्लॉय के लिए सेफ एनवायरनमेंट देना आपकी जिम्मेदारी। सर उसके बाद वो नहीं कहती, वो तो क्या सर मेरे को तो सर कंप्लेंट ही करनी है, तो कंप्लेंट आप आईपीसी में भी कर सकते हो, उसके साथ साथ ये भी कार्रवाई, दोनों कार्रवाई साथ चल सकती है। आईपीसी में सजा के लिए भी चले जाओ, जाना है तो आप चाहते हो नहीं सजा नहीं दिलवानी, सिर्फ यही रखना है तो यहाँ रख लो। यहाँ क्या होगा, इंक्वायरी होगी, क्या आपने जो सूचना दी है वो सच्ची है या झूठी। अब इसकी झूठी सूचनाओं के भी लाखों केस है। जब भी महिला को काम कहो, हंसने की बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना 90% महिलाओं को ये देखना पड़ा है, और 90% महिलाओं ने इनका मिसयूज भी किया है। जिनके साथ नहीं, वो जो 10% बच गए ना, जिनके साथ नहीं हुआ, वो मिसयूज करते हैं। हुआ है वो तो बेचारी, उस 10% में से 90% जिनके साथ नहीं हुआ वो ज़्यादा तेज है। आंखों देखी बातें सब रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं बता दूं सर आप ऐसे बात करते हो, अरे काम को नहीं कहे तने।
वो तो हर जगह फंस गया फिर आदमी। इसलिए इतना बेहतर एक्ट है। हालांकि प्रावधान है, इन्फोर्सिएबल तो राम ही जानता है कितने हैं, राम क्या जानते, सभी जानते हैं। पर प्रावधान किया, अगर झूठी कंप्लेंट कराई तो उसकी भी सजा है। महिलाएं जो झूठे झूठे करती है ना, 498A के जुडिशियल टेररिज्म नाम दे रखा है कोर्ट ने उसे। न्यायिक आतंकवाद है। झूठे केस इतने हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। सास ननद सारे ही जेल में, बींद जेल में, जेठ जेल में, सब जेल में। चेंज करना पड़ता है सर। ऐसा स्टेटमेंट महिलाओं के खिलाफ ऐसी सोसाइटी में देना बहुत ही मुश्किल है। उस वर्डिक्ट को चेंज किया फिर कि हमसे गलती हो गई थी, वो हमने वर्ड यूज़ किया। और उसके अलावा भी कि मतलब जैसे इसमें ना कि हस्बैंड को तो अरेस्ट कर ही रहे हैं, मतलब ये सास ससुर को कर रहे हैं, फिर बोलते नहीं सास ससुर पे गाली करेंगे, फिर कहते हैं करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ दबाव की जुडिशियल सिस्टम ज़्यादा है। जुडिशियल क्या है, लॉ सिस्टम सारा ही दबाव का ज़्यादा है। कानून सारा ही क्या है, जिस फेवर में आपको पता है वोट बैंक इधर है तो आपको उधर ही कानून बनाना पड़ता है, उस फेवर में बनाना पड़ता है। सारा खेल ही वही है। नहीं तो हजारों चीज़ें गलत हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कहाँ थे हम? अपने वीसी पे ध्यान नहीं। चलो बाद में बात कर रहे हैं। अभी अपन कहाँ बात कर रहे थे? हाँ, और क्या हो, उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान है सेक्शन 14 के अंदर कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करवाती है, जैसे इंक्वायरी होगी, आपने कंप्लेंट कराई, कहीं भी कराओ, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी से पता लगा, आपने जान पूछ के आपको पता था ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कंप्लेंट में सबूत नहीं पेश कर पाए तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी, नहीं। ऐसा हो सकता है सबूत नहीं मिले हो, सब पलट जाए, मालिक के खिलाफ कौन बोलेगा अगर मालिक नहीं किया हो तो। जान पूछ के ये साबित हो जाए कि आपने जान पूछ के पता होते हुए भी झूठी कंप्लेंट कराई है, तो इसके संबंध में भी यहाँ पे प्रावधान है। हालांकि कंप्लेंट कमेटी पे ऑप्शनल है डिस्कशन, वो चाहे तो उस पर कार्रवाई कर सकती है, बाकी करती नहीं। अगर पाया जाता है कि अपराध किया ही है तो क्या करे कंप्लेंट कमेटी? कुछ नहीं करे। अपराध किया है, आपने किसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया है तो क्या करेगी? सर्विस रूल है बना हुआ, उसके अधीन आप पे जो भी फाइन नहीं, पहले तो उस पर नौकरी से निकालने की तक की कार्रवाइयाँ हैं। आप पे पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती है, नौकरी से आपको लात मार के निकाल भी सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनसेशन के भी यहाँ प्रावधान किए गए। उस महिला को क्या दिलवाया जाए? कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। उसको मेंटली हुआ, उसको कई दिन छुट्टियाँ रखनी पड़ी। सर ये इंक्वायरी तो चलेगी 5-6 महीने, इंक्वायरी के बाद तो चलो उसका सब बढ़िया हो जाएगा, आप जजमेंट दे दोगे कि हाँ भाई साहब ये इस आदमी को करना है, इसको नौकरी से निकाल दो। पर ड्यूरिंग इंक्वायरी वो फिर और तंग करेगा कि कंप्लेंट उठा ले, तब क्या करें? उसका भी यहाँ प्रावधान है। ड्यूरिंग इंक्वायरी कोर्ट क्या करेगा? महिला को वो कमेटी छुट्टी भी दे सकती है, 3 महीने घर रहो। इंक्वायरी का समय भी इतना ही है और उतने समय तक आप क्या रहो? छुट्टी। ये छुट्टियां नॉर्मल छुट्टियों से एक्स्ट्रा मिलेगी या ट्रांसफर कर देंगे। कौन तंग कर रहा है? ये तंग कर रहा है, उसका ट्रांसफर कर दे। सर मेरा कर दो, उसको तो पड़े रहने दो, तो आपका कर देंगे कहीं और भी कोई ऑर्डर सही लगता है तो वो सब कर। तो इस एक्ट में प्रावधान क्या है? क्या समझ आया आपको? क्या सजा दे रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं सर? कैसे रोक रहे हैं? कुछ गाइडलाइंस, रूल्स ऑफिस को अवेयर करके, कुछ तो पहले अवेयरनेस, पूरे ऑफिस के अंदर एक डर का माहौल हर जगह पे वो पहले लगाया होना चाहिए कि हमारे यहाँ ये कमेटी है, ये मेंबर्स है, यहाँ कंप्लेन कर सकते हो और ऐसा ऐसा करने से ये अपराध घटित होते हैं। एम्प्लॉयर आपका सपोर्ट करेगा ऐसी कोई चीज़ में, एम्प्लॉयर आपके लिए एनवायरनमेंट फ्री माहौल, ऐसा जो सेक्सुअल हरेसमेंट हुए ऐसे माहौल से अन्य माहौल क्रिएट करेगा, उसकी ड्यूटीज़ बनाएगी।
साथ ही साथ आपके ऑफिस में ये कमेटी बनाई गई जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और ऑफिस नहीं, ऑफिस में 10 से ज़्यादा लोग नहीं हैं तो वहाँ कमेटी बनेगी नहीं। आज मान लीजिए मेरे घर पे काम वाली आती है, उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उसके लिए तो वर्क प्लेस ही है, तो हमारे घर की भी कमेटी होगी क्या? और उसमें मैं ही बन जाऊँ अध्यक्ष, मम्मी को बना दूँ उपाध्यक्ष, चलो महिला बनती है तो मम्मी को अध्यक्ष बना दूँ, और हम में से ही किसी ने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है तो वो हमें ही कंप्लेंट करें, हम ही जांच करें क्या? इसके लिए क्या बनती है, हर जिले में एक लोकल कमेटी बने। तो या तो आप कहाँ जाओ, यहाँ जाओ, है तो, नहीं है तो यहाँ जाओ। दूसरा, एम्प्लॉयर ने खुद ने किया है तो उसकी खुद की बनाई हुई कमेटी में जाके क्या मिलेगा क्या कोई फायदा? तो भी कहाँ जाओगे? ये कलेक्टर साहब बनाते हैं। फिर ये लोग क्या करेंगे, सबसे मस्ट स्टेप तो कॉन्सिलिएशन। अगर आपने कहा है क्या करवा दो, समझौता करा दो, सबसे बढ़िया चीज़ है। आपको मेन ग्रीवेंस क्या है कि आपके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, वो ज़बरदस्ती तंग कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, आसपास मंडरा रहा है, वो ही बंद करा दो झंझट, आपस में क्या करवा लो, सेटलमेंट। चाहते हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है आपकी ये सेटलमेंट, या चुप रहे किसी को नहीं बताना, अब ये कभी किसी को नहीं कहेगा, ये नहीं करना। अगर वो महिला ने खुद ने अप्लाई किया है कि मैं क्या चाहती हूँ सर, मेरे को तो कोई झंझट नहीं चाहिए, इस आदमी से बैर नहीं चाहिए, बस क्या करवा दो, राजीपा करवा दो, हमारा तो बस मेरे को ये तंग नहीं है। क्लियर? कहीं भी जॉब करोगे ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर लगे हुए हैं, प्रिंसिपल तंग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती रोक के रखते हैं, ज़बरदस्ती, और कोई तरीका नहीं है। इतने होशियार लोग हैं कि आपको सेक्सुअली खुद नहीं कहेंगे, आपको ही इतना वो कर देंगे कि आप खुद ही ऑफर कर दो। इस स्थिति तक ले आते हैं लोग। शाबाश, घर पे काम है बहुत ज़्यादा, बीच में जाना पड़ेगा, नहीं जाना। काम किसको? आप सब सामाजिक प्राणी हैं। आप ऑफिस में, चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे प्राइवेट है, बोलते तो हैं कि गवर्नमेंट में 1 मिनट भी बाहर नहीं जाना चाहिए वो, परंतु सभी लोग सामाजिक लोग हैं। थोड़ा बहुत काम हो सकता है, नीचे कोई मिलने ही आ गया तो अपनी सीट से जाए नहीं क्या नीचे मिलने? उसमें भी वो कह देगा नहीं सीट नहीं छोड़नी, नहीं तो कार्रवाई कर दूँ। आपने छुट्टी की एप्लीकेशन दी, उसके बाद भी वो कह देगा छुट्टी पहले सैंक्शन क्यों नहीं कराई? एकदम से फ़ोन पे आप मान लो बीमार हो गए, घर बैठे सर आज नहीं आ पाऊंगी, आज मेरी वो छुट्टी जो भी मेरे को मिलती है 10-12 उसमें से एक छुट्टी काट लो, ये आपने लिखित में दे दी, पहले सैंक्शन करवानी थी, कैसे गए फटाफट आओ नहीं तो कार्रवाई कर दूंगा। ये तरीके क्या हैं? वो खुद नहीं करेगा, वो आपको मजबूर कर देगा कि आप क्या करो, उसको किसी न किसी प्रकार से सेक्सुअली फेवर करो। बोल्ड होती है महिलाएं, वो तो निकल जाती है, और जो शानी है, आपने कोरोना काल देखा ही नहीं, फिर हजारों लाखों केसेस हैं ऐसे, क्योंकि सभी लोगों को काम से निकाला जा रहा था। उस वक्त वो बच्चियां जो घर से घर संभालने के लिए या अपने सपनों के लिए, बहुत सारी लड़कियां तो इसलिए कि भाई घर पे वही है कमाने वाली, और बहुत सारी लड़कियां के कुछ अलग ड्रीम्स हैं, तो खुद से ही काम करने के लिए अपने घर बार गांव गोठ जो भी है वो छोड़ के शहरों में चली गई। काम कर रही थी 10-15 हज़ार का, एकदम से नौकरी से निकाल दिया, कोरोना आया, जा सकती नहीं, साधन बंद, घर बंद, करे क्या? उन लाखों ऐसे केसेस हुए हैं, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को हर तरीके से सेक्सुअली ऑफर किया है और उनका बहुत मिसयूज़ हुआ है, बहुत। और ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, आप जानते ही हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, बॉलीवुड हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, इनके अंदर तो ये एक आपको एडजस्टमेंट करना, आपको समझौता करना, ये एक कंपल्सरी सी बात है वहाँ। और ये सभी किसके प्रावधान है? एक आपका वो चला था मी टू मी टू मी टू, याद हो तो आपको? क्या था? बोला कि मेरे साथ ऐसा कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, वो इस एक्ट में नहीं आएगा, बताओ क्यों? मेरा पर्सन ये है, मी टू कैंपेन थी, वो भी अपने काम पे ही है, काम नहीं है क्या? फिल्म काम नहीं है क्या? बॉलीवुड काम नहीं है क्या? सभी काम है। ये मन में कोई है ना कि फैक्ट्री में ही करना और ऑफिस में ही करना, नहीं, सभी जगह काम है, कहीं भी नहीं हो सकता। किसी के भी काम हो, वहाँ आप जा रहे हो, वहाँ पे आपके साथ हो रहा है, ये सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस।
इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अगर आपकी पीड़ा 3 महीने नहीं हुई ना तो आपकी पीड़ा है नहीं। लिमिटेशन दी गई, कोई भी कंप्लेंट करते हो तो समय कितना है, आप 10-10, 20-20, 30-30 साल बाद वहाँ महिलाएं आ रही थी, मेरे साथ भी हुआ है, तो बेटे मर गई तू। इन्होंने क्या कहा, अगर वास्तव में आपको दिक्कत है इस चीज़ से तो आप कितने समय में बोल दोगे, कंटिन्यूअसली हो रहा है तो जब लास्ट हुआ उससे 3 महीने, इस सीमा को 3 से बढ़ा के 6 महीने भी किया जा सकता है। 3 से बढ़ा के कितना किया जा सकता है, पर ये कंप्लेंट है ना रिटर्न में होती है, बताओ क्यों। साधारणतः आपने सीआरपी से कंप्लेंट पढ़ी है, ओरल रिटर्न कैसे भी हो, यहाँ सिर्फ रिटर्न में होती है। हाँ, धारा 14 जो मैं बता रहा था, अगर झूठी कंप्लेंट होगी तो आप पे भी तो कार्रवाई होगी। ओरल का झूठा क्या साबित करेंगे, तो रिटर्न में आपसे कंप्लेंट लेंगे। सर किसी को लिखना नहीं आता तो लिखाएंगे उसे, बोल तुम, मैं लिखता हूँ। होगी हमेशा कंप्लेंट कैसे, रिटर्न। प्रावधान अच्छे किए गए, सजा के प्रावधान साधारणतः नहीं। हाँ, जो ऑर्डर्स दिए गए उनको नहीं मान रहा। हाँ, एम्प्लॉयर अपने यहाँ सबको सुझाव नहीं दे रहा, सबको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दे रहा है ना, गाइडलाइंस को लोगों तक पहुंचा नहीं रहा, तो एम्प्लॉयर को सजा है। उस समझौते को नहीं मान रहे तो सजा है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बना रहा कोई एम्प्लॉयर तो सजा है। लोकल कमेटी नहीं बन रही या उसमें काम नहीं किया जा रहा तो सजा है। सजा दूसरी चीज़ों की। क्लियर। अभी जो हमारे ट्रेंडिंग जो सेक्सुअल हरेसमेंट का केस है वो कौन सा चल रहा है, रेसलिंग। क्या जानते हो इसके बारे में आप लोग, कोई जानता है कुछ? हाँ, ये ना इन्होंने लाया थे जो 5 जो सिस्टर्स हैं उनमें से एक है विनेश फोगाट और शायद उन्हीं के हस्बैंड हैं, 3 लोग हैं बड़े रेसलर, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। जानते हैं तीनों? 2 तो रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, एक शायद कॉमनवेल्थ में है। इंटरनेशनल काफ़ी अवार्ड है, एक के पास 26-27 है, एक के पास 16-17 है, अच्छे अवार्ड है। क्या है तकलीफ़, क्या है, कोई बताएगा? किसी को नहीं पता। ट्रेंडिंग मूवमेंट एकदम चल रहा है कितने दिनों से। इनका कहना है कि ग्रेजुएशन में इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है और ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया और ऐसी चीज़ें इनके साथ मुझे ये बता नहीं सकती और फिर इन्हीं पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और FIR पर जो भी इस पर क्वेश्चन भी जो भी है प्रोसेस भी चल गया और एक कमेटी बिठाने की बात कर दी, पर फिर भी ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। जनवरी 2023 के लमसम की बात है। कुछ पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह है कौन, ये बता देते हैं। उन 3 के बारे में तो जान ही गए, मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, भारत के लिए खेले हैं, सम्मान का विषय है हमारे लिए। तीनों ही एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के MP हैं और अभी मंत्री भी हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। कुश्ती संघ जो है ना, भारतीय कुश्ती संघ, उसके अध्यक्ष भी। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे ये आरोप लोगों को सही लगने के पीछे एक कारण ये भी है, उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा रहा है। उन पे काफ़ी क्रिमिनल केसेस हैं जो हमारे देश के अंदर पता नहीं क्यों एक आम बात हो गई है कि पॉलिटिशियन हो तो, और बीजेपी इस पे स्ट्रांगली काम नहीं करने के पीछे एक और कारण है कि गोंडा एक जगह है, गोंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ के MP है और वहाँ पे यही जीतते हैं और इनका कोई तोड़। ये बीजेपी से खड़े हों, ये कांग्रेस से खड़े हों, ये सपा से खड़े हों, ये बसपा से खड़े हों, ये निर्दलीय खड़े हों, जीतेगा कौन? ब्रिजभूषण शरण सिंह। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने कई बार स्टेटमेंट भी दिया है कि मेरे को पार्टी नहीं चाहिए,
क्योंकि टोटल देश के अंदर 545 लोकसभाओं में अगर एक लोकसभा फिक्स है, बहुत बड़ी बात है कि हमेशा आपके उस आदमी को ही मिलेगी। ये मैं उनके खिलाफ कोई आपके मन में गलत भावनाएं पहले से क्रिएट नहीं कर रहा, जो सत्य है वो बता रहा हूँ। भावनाएं क्या किसके खिलाफ क्रिएट करनी है वो आपका विषय, मैं कुछ नहीं बताने वाला इसमें। मेरी सोच मेरे तक सीमित, आपकी सोच आप सोच सकते हैं। उन पे मर्डर के चार्जेस भी हैं, उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी हैं, खूब चार्जेस। उन्होंने खुद ने एक इंटरव्यू में बोला है कि जीवन में मैंने तो एक ही हत्या की है, खुद ने बोला है, और उस पर भी कोई कार्रवाई। इनके बारे में कहा जाता है एक बार बीजेपी ने इनकी जगह किसी और को टिकट दी उसी लोकसभा में, और चुनाव से एक दिन पहले उस आदमी की डेथ हो गई। जिसे टिकट मिली उसकी चुनाव से जस्ट एक दिन पहले डेथ हो गई, और ये जेल में थे और इनकी वाइफ ने चुनाव लड़ा इनकी जगह और वो भी जीत गई। तो कुछ कारण हिस्ट्री भी है इनकी, लोग इनके बारे में जो सोच रहे हैं उनके। अब आते हैं, ये तो एक मंत्री हो गए, इन्हें हम लोगों ने बनाया। एक तरफ वो लोग जिन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। मैं ऐसा बोल के आपके माइंड में ये क्रिएट नहीं कर रहा कि मैं खेल जगत की तरफ हूँ और उनकी तरफ नहीं हूँ। मैं आपको जो रियल बात है वही बता रहा हूँ। बृजभूषण शरण सिंह ने आपके लिए क्या किया मुझे नहीं पता, तो आप बता देना जब पता चले तो। मैं वही बता रहा हूँ जो है, ऐसा मत सोचना सर इस फेवर में बोल रहे हैं। दूसरी तरफ शायद भारत का नाम बढ़ाया ही है उन लोगों ने। विनेश फोगाट के पास देखो, इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे वो डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो शायद आप खुद भी जाने। कुछ कारण सही भी हैं और कुछ कारण गलत भी हो सकता है। विनेश फोगाट के पास कुछ बच्चियां जो नई रेसलिंग में ज्वाइन हुई हैं उनकी कंप्लेन आती है 2-3 बच्चियों की कि सर हमारे साथ वहाँ पे रेसलिंग जो फेडरेशन है उनमें गलत होता है, हमारे साथ छेड़खानी होती है वगैरह। ऐसी कोई मेजर कंप्लेंट आज तक नहीं है कि हमारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, रेप किया गया, ऐसा कुछ नहीं। ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसी के अधीन, या तो छू के या बिना छुए ऐसे। विनेश इसके संबंध के अंदर घर पे बात करती है, बजरंग जी से बात करती है, आपस में ये लोग धरने पे बैठते हैं। कहाँ पे? जंतर मंतर दिल्ली में। इस संबंध में इन्होंने सरकार से भी बात की और सरकार को जेन्युइन बात है, जिन्होंने इतना बड़ा नाम किया आपका, उनसे बात आज उनके साथ हो सकता है तो आप कुछ नहीं है, फिर ये ध्यान रखिए। हम अभी तो बोल देंगे कि हाँ भाई साहब वो ऐसे ही हैं, बैठे हैं, पागल लोग हैं। उनके साथ हो रहा है उसमें भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आपके और मेरे साथ हो तो फिर तो कुछ है ही नहीं ना। अब जो देश के लिए ओलंपिक पदक ले आए उनका ही नहीं सुना जा रहा, तो आप और मैं तो भले ही कुछ ही हो, रोज हो भले ही। उन्होंने आवाज़ उठाई और बहुत जेन्युइन तरीके से उठाई। उन्होंने सभी नेताओं को अपने से दूर रखा। मेरा स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जब शुरुआत में इन्होंने इसका शुरुआत की धरने की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आप से दूर रखा कि हमें कोई भी नहीं चाहिए, हम अपनी आवाज़ खुद उठा लेंगे, हम पहलवान। उनके पास और 5-6 कंप्लेंट आई। फिर जब 2 ने बोला, वो बैठे तो लोगों को पता लगा, तो 10-15 छोरियों ने और कहा ऐसा। उन्होंने कहा भी कि हम आम जगत में इस आदमी के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि सबूत ले आओ। आम जगत में उन बच्चियों का नाम ले आए तो वो तो उसकी हिस्ट्री सबको पता ही है, वो बताएगा क्या अपना नाम? उन्होंने ये तक कह दिया कि मोदी जी आप बात करो या आपका कोई आदमी बात करे तो हम पर्सनली आपको सबूत और उन बच्चियों के नाम भी दे देंगे किनके साथ ऐसा हुआ। तो एक चांस बनता है कि यहाँ छोटा मोटा कुछ हुआ हो, बनता है। हुआ नहीं हुआ राम जाने। कुछ समय बाद उन्हें अनुराग जी ठाकुर जो अपने स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, पता है, उन्होंने उनको सांत्वना दी कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे
और आपको जो भी निष्कर्ष निकलेगा बताएं। शायद 6 मेंबर्स की कमेटी बनाएगी और जिसमें हमारे लेजेंड हैं हमारे देश की मैरी कॉम, जानते हैं, बॉक्सर, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, यानी चेयरपर्सन कौन है, मैरी कॉम। उन्हें कहा गया क्या करो, एक रिपोर्ट बनाओ। इस सांत्वना के साथ, उस कमेटी बनने के साथ ये लोग धरने से उठ गए थे बीच में। उस ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कई बातें थी जिसके कारण से इनको लगा कि उसके खिलाफ कोई काम नहीं होगा, इसलिए वो वापस बैठे। उस रिपोर्ट में इन चीज़ों के अलावा भी डिस्कशन किया गया। बृजभूषण शरण सिंह के बारे में आपको बताया, कमेटी आपको मैंने बताई, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बताया और तीनों एथलीट भी बताए। एक नाम जो बताना भूल गया वो है दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा रेसलिंग के वो अध्यक्ष हैं और उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है जिसमें बृजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष हैं, उनके सामने चुनाव लड़ा था। दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस बृजभूषण शरण सिंह भी लगभग 10-11 सालों से अध्यक्ष हैं रेसलिंग फेडरेशन, हर बार जीत जाते हैं। उनकी पहले दीपेंद्र हुड्डा से पहले से जोड़ चल रहे हैं और अभी उनको हराया भी। दीपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा से है और ये एथलीट भी कहाँ से हैं। अब दूसरी तरफ बात करो, एक तरफ आपने माइंड फिक्स कर लिया होगा, सर तो इस तरफ बोल रहे हैं, अब दूसरी तरफ आओ। इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन में, बृजभूषण शरण सिंह ने 2 तगड़े कानून बनाए। एक तो पहले क्या होता था कि जब भी हम आदमी भेजते हैं कि भारत से कौन जाएगा, उसके लिए ट्रायल होती है। क्या होती है, सही है या नहीं ट्रायल होना, भाई कोई पुराना नाम है, बड़ा नाम है, वो जाए या ट्रायल में जो जीते वो जाए। इन्होंने ये कानून बनाया। पहले जो ओलंपिक विजेता थे उनकी ट्रायल नहीं होती थी। इन्होंने क्या, भले ही कोई हो, सबको बराबर मौका मिलेगा, चाहे ओलंपिक विजेता हो और चाहे कल का टाबर हो। जो जीत रहा है आपस के अंदर क्या होगा, मैच होगा, जो जीतेगा वही जाएगा। इस बात से दिक्कत किसको, ओलंपिक विजेता। और ओलंपिक विजेता कौन, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया। अब इनको क्या देनी पड़ेगी, ट्रायल्स देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को। एक चीज जो इधर से एलिगेशन लग रहे हैं कि वो लोग वहाँ क्यों बैठे हैं, अगर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है तो वो कह रहे हैं जांच करा लो, मैं तो फांसी दे दो अगर पाया जाता है तो उधर से वापस क्या एलिगेशन लग रहे हैं कि भाई ये क्यों बैठे हैं, बताओ, कारण बताओ। तो वो क्या बता जा रहा है उधर से, मैं अपनी कोई थॉट नहीं बता रहा, मैं कारण बता रहा हूँ कि एक तो ट्रायल का रूल बना दिया, दूसरा हरियाणा का कोटा था, इतने लोग जाएंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई कोटा नहीं है, सभी राज्यों से समान लोग जाने चाहिए। ये क्या कोटा सिस्टम क्या है, इतने लोग तो जाएंगे ही। सभी देश के सभी राज्यों में एथलीट है, जो अच्छा करेगा वो जाएगा। इससे दिक्कत हरियाणा वाले एथलीट को, प्लस उस व्यक्ति को जो चुनाव हारा इनके समक्ष, जिनकी ऐंठ है इनसे। यहाँ तक हो सकता है कि ये सारा सिस्टम सही था, क्योंकि एथलीट जब जनवरी में बैठे, एथलीट का पलड़ा भारी था। क्यों भारी था, एक तो देश के नाम रोशन किया हुआ, हाँ या ना, एक उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने में सम्मिलित नहीं किया। मोदी जी की या प्रधानमंत्री की या बीजेपी की या देश की सरकार की जिम्मेदारी बैठती है कि ऐसे लोगों की तो कम से कम सुने। उनकी जिम्मेदारी तो हमारी सुनना भी है, पर देश के इतने बड़े लोग अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उनकी तो सुननी ही चाहिए। और ऐसी चीज़ नहीं है कि सेक्सुअल हरेसमेंट होता नहीं है, ये किसी से छाना नहीं है। और स्पोर्ट्स के अंदर तो ये ज़्यादा होने वाली चीज़ें में से हैं। पता ही नहीं लगता कब किस बहाने क्या था। उसमें जो ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट के अंदर कुछ धाराएं हैं, उनमें बताया रखा है कभी कहाँ टच किया, कभी कहाँ टच किया, कभी गले में हाथ डाल लिया वगैरह वगैरह। कुछ चीज़ें सही होगी, कुछ चीज़ें गलत होगी, सारी गलत होगी, सारी सही होगी, उसके बारे में नहीं बोल रहा। परंतु
अभी जब इन्होंने वापस अप्रैल के अंदर वापस जो धरना स्टार्ट किया, उसमें दिक्कत क्या की, इन्होंने सभी को आह्वान कर दिया सब आ जाओ। और हमारे देश में कुछ ऐसे कीड़े हैं जिनको पेस्टिसाइड की सख्त आवश्यकता है, और वो आह्वान पर फ्लाइट पकड़ के पहुंचते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आंदोलन से ही फेमस हुए हैं, आंदोलन ही उनका, वही आज़ादी आज़ादी वाले लोग। क्या काम भाई, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, वहाँ पे जाके बोल रहे क्यों? ब्रजभूषण शरण सिंह वर्सेस विनेश फोगाट, केस सेक्सुअल हरेसमेंट का, और नारे ब्राह्मणवाद से आज़ादी। क्यों भाई? क्या चाहिए क्या तेरे को? यहां गलत पड़ गए। ऐसा होते ही क्या होता है, जब आप सही चीज को सही तरीके से उठाओगे तो ही समर्थन मिलेगा। पूरा देश भारत समर्थन करता, मुझे ऐसा लगता है। आज जब आप मीम्स पढ़ते हो या कुछ करते हो तो ये वर्सेज हो गया, कुछ जो साधारणतः हुआ करता है ना, एक बीजेपी वर्सेज, या ऐसा हुआ करता है कि एक राष्ट्रीयता सोच वर्सेज, ये वैसा बना दिया। और उन देश के लिए मेडल लाने वाले लोग किस सिचुएशन में पहुंच गए कि वो राष्ट्रीयता के वर्सेज वाले लोगों में आ गए। ये सोच क्रिएट हो गई हम सबके माइंड में कि भारत के अंदर ये सोच अभी प्रज्वलित है। ऐसे लोगों को साथ सीट शेयर करके, वो पीछे एक महिला है विनेश, रोती नहीं है, वो रोना चालू कर देती है जोर जोर से, वो हर आंदोलन में पहुंच के रोती है। अब लोगों को तो क्या लगता है कि यार कोई खतरनाक कोई एथलीट है बेचारी, बहुत इसके साथ भी गलत हुआ है इसलिए रो रही है, उसका काम ही रोना है, वो हर जगह जाके रोती है। यहाँ आते ही अब फिर सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जिनको दिक्कत थी बीजेपी से, वो सब आ गई। नहीं तो क्या दिक्कत है? गलत गलत है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कहीं हो। ब्रजभूषण शरण किसी पार्टी का ही होना, पूरा देश सपोर्ट करता। जब वो, हाँ थोड़ा समय लगता, जो अभी भी लग रहा है। क्या आपको लगता है इन पार्टियों के चिल्लाने से यार ये आज़ादी आज़ादी के नारे नकली लोगों को बुलाने से कुछ हो जाएगा? तो पहला सिस्टम सही था। आपको सुना, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 2 मिनट में सुना। क्या बात करते हो? देश सपोर्ट करता है, लोग सपोर्ट, ये बहुत जरूरी बात है। लोगों के दबाव में बड़े से बड़े आदमी को इस्तीफा देना पड़ता है। और अब भले ही ब्रजभूषण सिंह गलत हो भी, हो नहीं हो पता नहीं, पर अगर हो भी तो अब उसको इतना सपोर्ट मिल गया है कि वो कभी भी इस्तीफा दूर की बातें हैं। अपने आप में वो स्ट्रांग हो गया, एक ऐसा नाम हो गया जिसको सब जानने लग गए। जबकि भले ही उसने गलत किया हो सकता है। अगर आप यहाँ ये गलत स्टेप हो गया, क्योंकि जनवरी वाले में उन्होंने सबको कहा था कोई नहीं आना, हम अपना खुद ले लेंगे, और यहाँ इन्होंने कहा सब आ जाओ। अब ये सब आ जाओ कहते ही कचरा आ गया, सारा वही कचरा। उस कचरे के आते ही जो राष्ट्रीयता वाली एक भावना उद्गम हुई है, उस वाले सारे ही लोग, फिर दिमाग क्या हो जाता है, खोपड़ा खराब। ये भी ऐसे ही है। जबकि वो बेचारे कौन हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। क्या होगा क्या नहीं होगा आगे की बातें। आप शायद चुनाव तो एक बार में 4 साल से ज़्यादा या 3 साल से ज़्यादा नहीं बन सकते, तो उसको पद तो वैसे ही उनका हटेगा ही। जो पद से हटने की बात कर रहे हैं ना, रेसलिंग फेडरेशन को से इनको अध्यक्ष से हटाया जाए, वो तो वैसे भी अब हर साल चुनाव होते हैं, 3 साल से ज़्यादा या ऐसे 3 बार से ज़्यादा रह नहीं सकते, जितनी भी साल के लिए होते हैं चुनाव। उनका हो गया कार्यकाल, अब फ्री हैं वो। कोई दूसरा ही बनेगा, दीपेंद्र जी बने या जो भी बने। लेकिन उनका वो वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि है ना, मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ किया और इनको तो सब बोलते हैं। देखो नेताओं को पता है कि हमारे, यही तो कह रहा हूँ, ये भावना क्यों क्रिएट हुई। अगर उन रेसलर के साथ वो लोग नहीं खड़े होते तो आज आपके मन में ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति इतनी अच्छी भावना नहीं होती। ये मैं तयशुदा कह सकता हूँ। क्योंकि महिला होने के नाते पहली सोच हमेशा महिला के पक्ष में ही जाती है, भले महिला कितनी गलत हो। वो विपक्ष में जाने के पीछे कारण वहाँ साथ खड़े लोग हो गए।
हम सपोर्ट नहीं करते क्या साहब? बीकानेर का कोई नाम करके आ जाए छोरा, कोई निशानेबाजी, उसमें ही हम भीड़ लगा देते हैं। उन्होंने देश का नाम किया इंटरनेशनली, हम कितनी उनके लिए भीड़ लगाते हैं, कितनी आवाज़ उठाते हैं। होता क्यों नहीं होता? और दबाव में किसका इस्तीफा बात कर रहे हो? ब्रिजभूषण शरण सिंह क्यों? मोदी जी को देना पड़ जाए इस्तीफा। पर कब? जब, हाँ ठीक है, उन्हें समय ज़रूर लगता। कह सकते हैं कहने वाले लोग कि ऐसा वो अगर खुद से करते तो शायद उनकी कोई सुनता ही नहीं सुनी थी भाई, स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद आए थे। और ऐसे लोगों को मिला के अब वहाँ क्या हो गया, उसका माहौल पूरा ही बेकार हो गया। जब पीटी उषा जी वहाँ गई, उनको कहा निकल निकल। कौन है पीटी उषा सर? ओलंपिक वो जो है उनके अध्यक्ष हैं वो। अब ये हरकतें वहाँ, वो आज़ादी के नारे वहाँ, अब किसी को नहीं मतलब कि सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। हुआ भी होगा बच्चियों के साथ, हो भी रहा होगा बच्चियों के साथ। ये बात हमेशा के लिए दब गई और दब जाएगी। मैं लिख के देता हूँ आपको, कुछ नहीं होना इसका। ये इस्तीफा दे देगा तो क्या होगा? सेक्सुअल हरेसमेंट धरती पे कोई एक आदमी थोड़ी, इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? चलो, हम क्या बात कर रहे थे? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट। ये मैंने नाम दिए, एक्चुअल नाम क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। क्लियर? इस एक्ट में क्या लिखा होगा मोटा मोटी हम समझ गए, किस कारण आया वो भी समझ गए। कुछ केसेस की डिटेल में कल बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं इस एक्ट का इंट्रोडक्शन। एक्ट नंबर कौन सा है सर? कब का है? 2013 में पार्लियामेंट ने जितने भी एक्ट पास किए, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलके बनती है। 2013 में जितने भी एक्ट पास हुए उसमें से 14वें नंबर जो एक्ट पास हुआ वो कौन सा था? सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। क्लियर? इसको प्रेसिडेंट कंसेंट कब मिली? राष्ट्रपति की सहमति। सर क्यों पढ़ते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है। कब मिली? 22 अप्रैल 2013। इनफोर्स कब से है? लागू कब से है ये? 9 दिसंबर। याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2013, 9 दिसंबर 2013 से ये लागू। देखिए, आज की सारी बातें सिर्फ आपको एक्ट को समझने में काम आएगी। मैंने एक्ट के बारे में अभी तक अंदर कुछ भी पढ़ाया नहीं है। अब एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। अभी मैंने सारी इधर उधर की बातें, कुछ और भी बातें करेंगे, कुछ और भी केस लेस के बारे में बातें करेंगे, पर नेक्स्ट क्लासेस में। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं सर? 8 चैप्टर। सेक्शन कितने हैं? 30 सेक्शन। चैप्टर फर्स्ट क्या है? लगभग सभी एक्ट में ये होता है प्रिलिमिनरी, मतलब प्रारंभिक मतलब ये एक्ट बताता है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ कहाँ लागू होता हूँ। इस एक्ट के अंदर प्रयोग होने वाले शब्दों का अर्थ क्या है? जैसे वर्ड यूज होगा वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस का अर्थ क्या? ये बताएगा, प्रिलिमिनरी में बताएगा शुरुआत में, ताकि आगे पढ़ने से पहले ये पढ़ लोगे तो समझ आएगा कहाँ लागू होता है पूरे भारत में। कब से लागू है? 9 दिसंबर 2013 से। और सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये देगा। वर्क प्लेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। केस करने वाली महिला, एग्रीव वुमेन कौन होती है, किसके खिलाफ होगा, रेस्पोंडेंट बोलते हैं। ये सारी डेफिनेशन वगैरह याद है। क्लियर? सेक्शन 1 to 3 3 ही सेक्शन है। वेरी गुड। चैप्टर सेकंड क्या है सर? हमने बात की थी इस एक्ट के लिए 2 कंप्लेंट कमेटी बनाई गई, एक आईसीसी और एक एलसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी। सबसे पहले क्या बनती है? इंटरनल। क्यों सर पहले ये क्यों? ये मेनली बात वर्क प्लेस की कर रहे हैं, है ना। और हर वर्क प्लेस में आपकी खुद की क्या होनी चाहिए? कमेटी। कौन बनाता है? मालिक, एम्प्लॉयर जिसे बोलते हैं ना, जो लोगों को नौकरी देता है, वो क्या बनाएगा?
अपने ऑफिस में, अपनी ब्रांच में, अपनी यूनिट में, हर यूनिट भले ही एक ही चीज़ की भले 10 यूनिट हो, बीकानेर में 10 रिलायंस फ्रेश हो, सब के अंदर क्या बनानी पड़ेगी? इंटरनल कंप्लेंट। क्लियर? सेक्शन, एक ही सेक्शन इसका, सेक्शन 4। इसी सेक्शन में कौन कौन लोग होंगे, कौन बनाएगा, कितने लोग होंगे, कब हटाया जा सकता है, कितने साल के लिए रहेंगे, सब बातें कहाँ हैं? सेक्शन 4। क्लियर? सिंपल सी बात है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है तो ऑफिस के अंदर के ही लोग होंगे, जेन्युइन बात है। क्लियर? सेकेंड यानी चैप्टर 3 कौन सी कमेटी? लोकल कंप्लेंट कमेटी। सर जब हर ऑफिस के अंदर आप कह रहे हो ये कंप्लेंट कमेटी होगी तो लोकल लेवल पे बनाने की क्या आवश्यकता है, बताओ? जो छोटे है ना ऑफिस है, यानी जिनमें 10 से कम लोग हैं। कितने लोग हैं? 10। उन जगह पे कमेटी कहाँ से बनाए जब लोग ही 2 हैं? तो ये तो कह रहा है कमेटी में 4 लोग होने चाहिए, तो कमेटी में आदमी 2 ही हैं। कमेटी क्या, ऑफिस में आदमी कितने हैं? 2 हैं, तो वो कौन सी कमेटी बनाए? आज अपने कोचिंग काय की कमेटी बनाए? लोग कहाँ हैं? क्या कमेटी बनाए? खुद ही अध्यक्ष, खुद ही उपाध्यक्ष, खुद ही मेंबर, सेक्रेटरी, खुद ही बन जाए सारे? खुद ही मेंबर्स बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे जहाँ पे 10 से कम लोग हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक सेक्टर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दूसरा, जब कंप्लेंट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हो, ये कमेटी कौन बनाता है? खुद एम्प्लॉयर, जिसने नौकरी पे रखा है वही बनाएगा। मेरे ही आदमी, मैंने ही बनाए, ये 4 आदमी अपॉइंट कर दिए, मैंने ही सेक्शुअल हरेसमेंट किया, मेरे खिलाफ ही कंप्लेंट है, ये 4 लोगों की हिम्मत है क्या कुछ कर ले? मैंने ही तो अपॉइंट किया है, कल हटा दूंगा, नौकरी से भी, कमेटी से भी। जब एम्प्लॉयर के खिलाफ कंप्लेंट हो तो कहाँ जाओगे? जब ऐसी जगह की कंप्लेंट हो जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं, कहाँ जाओगे? ये कौन बनाता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसे बोलते हैं? कलेक्टर। कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, डीएम या एडीएम, इन्होंने ये नाम दिए। क्लियर? ये आता है सेक्शन 5 टू लेके 8 तक। इसमें ज़्यादा सेक्शन है क्योंकि इसमें पहले बताना पड़ा कि एक डीओ बनाना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो ये कमेटी बनाता है। सेक्शन 5 में पहले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाया, फिर ये कमेटी का निर्माण हुआ, फिर उसका टेन्योर बताया गया। तो इसके सेक्शन कितने हैं? 5 से। चलें आगे। फिर आता है चैप्टर 4 कंप्लेंट। क्या नाम है? क्या करनी पड़ेगी? कितने समय में करनी होती है? 3 महीने। घटना के 3 महीने। लिखित होगी, आपको नहीं आता लिखवा देंगे, बढ़ा सकते हैं 3 महीने और, टोटल 6 महीने हो सकता है, बढ़ा सकते हैं। क्लियर? कंप्लेंट होने के बाद क्या होता है? कॉन्सिलेशन, समझौता। क्या होता है आपका कि भाई अगर आपने कहा है कंप्लेंट साथ कि सर मेरे को तो कोई झंझट नहीं चाहिए, मेरे तो इसको कह दो कि ये तंग नहीं करे बस, तो वो समझौते के यहाँ प्रावधान है, समझौते लिखे जाते हैं। इंक्वायरी के बाद क्या होगा? ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 9 to 11। फिर आता है चैप्टर 5 इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। ये गलत है हेडिंग, पर बैरेक्ट में यही है, तो एक बार यही जाने, हम कल जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे एक्चुअल हेडिंग क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप जब धारा 11 पढ़ोगे तो 11 की हेडिंग पढ़ना है एक बार। सेक्शन 11 की हेडिंग पढ़िए फटाफट। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट इसकी हेडिंग है, और चैप्टर 5 की हेडिंग भी क्या है? जबकि इंक्वायरी यही हो जाती है। इस चैप्टर में इंक्वायरी नहीं हो रही, इस चैप्टर में तो है ड्यूरिंग इंक्वायरी आपको क्या करना है, इंक्वायरी खत्म हो गई तो उस डिसीजन पे क्या करना है वो बता रखा है। तो ये तो आप लिख सकते हो प्रोसेस ड्यूरिंग इंक्वायरी और आफ्टर इंक्वायरी। हेडिंग ये होनी चाहिए ना, इंक्वायरी इनटू कंप्लेनेंट, तो इंक्वायरी तो कहाँ हो गई? सेक्शन 11 में ही हो गई, तो ये हेडिंग भी गलत है। पर ठीक है, एक बार तो जैसा है वैसा ही चलने दो। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में प्रोसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी तो हो चुकी। कहाँ, किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं सर? जो कंप्लेंट आई कि कंप्लेंट सच्ची है या झूठी। सच्ची होगी तो उस व्यक्ति पे सर्विस रूल के तहत, या सर्विस रूल नहीं है तो अन्य कार्रवाइयाँ की जाएगी।
और कंप्लेंट झूठी होगी तो उस महिला पे जिन्होंने झूठी कंप्लेंट की उस पर कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 12 to 18। फिर आता है चैप्टर 6 जो हम बात कर रहे थे, ड्यूटीज। किसकी ड्यूटीज सर? एम्प्लॉयर। ये विशाखा वाले केस में ही बताई गई कि भाई जो भी आदमी नौकरी पे रखता है लोगों को उसकी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। क्लियर? नियोजक के कर्तव्य। नियोजक कौन? जो नौकरी पे रखता है। एक ही धारा है, धारा 19। एग्जाम में मेंस में सीधी आ सकती है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दूसरे बनते हैं, ये कमेटी वगैरह, पर ये सीधा पूछ सकते हैं। जब आगता हुआ वो आदमी कुछ पूछना चाहता है तो ये पूछ सकते हैं। वैसे ही चैप्टर 7 है ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये कौन होता है? कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर को क्या बनाते हैं? डीओ। उसकी ड्यूटी क्या है? हर जगह क्या बनाएगा? लोकल कंप्लेंट कमेटी। और अपने यहाँ जितने भी ये सारे सिस्टम हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनको रेगुलेट करेगा, ध्यान रखेगा, वो सब। और फिर आता है चैप्टर 8, सबसे बड़ा मिसलेनियस। सबसे बड़ा चैप्टर क्या है? मिसलेनियस। ये क्या होता है? मिसलेनियस मतलब प्रकीर्ण जो बच गया, जो किसी भी हेडिंग में नहीं आता। जैसे ये इसमें क्या है? शुरुआती बातें। इसमें कमेटी के बारे में इंटरनल, इसमें लोकल कमेटी, इसमें कंप्लेंट के बारे में, इसमें इंक्वायरी के बारे में, ये ड्यूटीज़। इसमें सब मिक्सचर बातें हैं। जो भी बातें बच गई कि इसमें क्या करना है, इस कानून का प्रचार प्रसार करना है, कानून के संबंध में कोई कमियां हो तो रूल रेगुलेशन सरकार बना सकती है, ये सारी बातें कहाँ लिखी होगी? चैप्टर 8। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक 21 से लेके 30 तक। तो आपका कल का होमवर्क क्या रहेगा? सारे चैप्टर्स की हेडिंग याद करके आओगे कि भाई किस चैप्टर में